अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग बाय द वे कज़न्स। और आज हम देखेंगे कि कॉमन लॉ सिस्टम होता क्या है। कॉमन लॉ सिस्टम इज़ वन ऑफ द लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। प्रेजेंटली दुनिया में 5 टाइप्स ऑफ लीगल सिस्टम पाए जाते हैं, जिनमें सिविल लॉ एंड कॉमन लॉ आर द वाइडली स्प्रेड लीगल सिस्टम्स। अब हम कॉमन लॉ सिस्टम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये बेसिकली केस लॉस और जुडिशल प्रेसिडेंट्स पर बेस करता है। केस लॉस और जुडिशल प्रेसिडेंट्स वैसे तो सेम ही समटाइम समझे जाते हैं, लेकिन फिर भी इनके दरमियान कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट्स, जिन्हें हम जुडिशल प्रेसिडेंट्स भी कह सकते हैं। तो प्रेसिडेंट्स बेसिकली हम अगर सिंपल वर्डिंग में कहें तो जजेस के डिसीजंस को प्रेसिडेंट्स कहा जाता है, यानी कि ऐसा डिसीजन जो जज फैक्ट्स को मद्देनज़र, केस के फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी रूलिंग पेश करे, अपना डिसीजन पेश करे, और वो डिसीजंस सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग भी हों, लीगल बाइंडिंग भी रखते हों, इनको हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं। यानी कि वो कोर्ट डिसीजंस जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग फोर्स रखते हों, उन्हें हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं। यानी दोज कोर्ट डिसीजंस विच आर सपोज टू बी फॉलोड बाय द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स are referred as precedents. On the other hand, case laws, basically case laws हम किनको कहते हैं? इन precedents के अंदर जो principles, जो rules या जो laws डिक्लेयर करवाए गए होते हैं जज के थ्रू, उन rules को, उन principles को case laws कहा जाता है। यानी कि वो laws जो बेसिकली किसी केस से रिलेटेड अपनी रूलिंग पेश कर रहे हों, प्रिंसिपल्स डिक्लेयर कर रहे हों, उन्हें हम केस लॉस कहते हैं। तो इस तरह से ये दोनों टर्म्स इंटर रिलेटेड हैं। प्रेसिडेंट्स बेसिकली एक बॉडी है जिसके अंदर फैक्ट्स और सारे तमाम रूल्स सब मौजूद होते हैं, जबकि ऑन दी अदर हैंड केस लॉस उन स्टेटमेंट्स को कहा जाता है जिसके अंदर रूलिंग पेश की जाती है, जिसके अंदर प्रिंसिपल्स को डिक्लेयर किया जाता है। उन पार्ट्स को हम केस लॉस कहते हैं, उन स्टेटमेंट्स को हम केस लॉस कहते हैं। कॉमन लॉ सिस्टम सबसे पहले इसकी बुनियाद किंग हेनरी टू ने रखी थी। ये इंग्लैंड का एक बादशाह था, तो इस वजह से जो कॉमन लॉ सिस्टम है वो ओरिजिनेटेड है इंग्लैंड से। इंग्लैंड जब पिछले ज़माने में जब ब्रिटिश अपनी कॉलोनीज़ को एक्सटेंड करते जाते थे तो वहाँ पर कॉमन लॉ सिस्टम इम्पोज करते जाते थे। तो जब ये कॉलोनीज़ इंग्लैंड की डोमिनेंस से आज़ाद हुई तो इनमें से मोस्टली जो कॉलोनीज़ थी, मोस्टली जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी, उन्होंने कॉमन लॉ सिस्टम को अडॉप्ट किया, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान और यूएसए वगैरह भी शामिल हैं। तो कॉमन लॉ सिस्टम में जो लीगल प्रिंसिपल्स डेवलप्ड होते हैं वो बेसिकली जुडिशल डिसीजंस के थ्रू डेवलप करवाए जाते हैं। यानी कि कॉमन लॉ सिस्टम में जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो बेसिकली लॉज़ को बना रहे हैं, लॉ मेकिंग कर रहे हैं, वो एक्चुअली जजेस हैं। कॉमन लॉ सिस्टम में जजेस के पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो जैसे चाहें लॉज़ को इंटरप्रेट करवा सकते हैं, यानी कि उनकी तशरीह करवा सकते हैं और जैसे चाहें उसको अप्लाई कर सकते हैं, और उनके इन डिसीजंस को एज अ प्रेसिडेंट्स डील किया जाएगा फॉर द फ्यूचर केसेस। अब कॉमन लॉ सिस्टम की अगर हम फंक्शनिंग को देखें तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया है और वो उसके तमाम फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी रूलिंग पेश करता है, अपना डिसीजन देता है। तो वो जो जजमेंट उसने पास की, वो जो जजमेंट है वो प्रेसिडेंट होगी, क्योंकि वो जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास की वो लीगल बाइंडिंग फोर्स रखता है अपनी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। यानी कि जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ये तमाम, अगर इन कोर्ट्स में कोई ऐसा ही सेम केस आता है जिसके अंदर तमाम वो फैक्ट्स बिल्कुल सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, जो ऑलरेडी डिसीजन पास्ड हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने दे चुकी है, तो वो सेम ही डिसीजन पास करेगा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को देखते हुए। ठीक है, हाई कोर्ट यानी सेम ही डिसीजन पास करेगा जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन पास किया था पर्टिकुलर फैक्ट्स को देखते हुए। तो इसको हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं। इवन अगर हाई कोर्ट ऐसे फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए वो प्रेसिडेंट्स का हवाला देते हुए अपनी डिसीजन, अपना जजमेंट दे रहा है, तो वो अपनी जजमेंट के अंदर उस प्रेसिडेंट का हवाला भी देगा कि पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस केस में भी हम यही फ़ैसला सुनाते हैं। स्टेयर डिसाइजेस, ये
बेसिकली लैटिन फ्रेज़ है जिसका मतलब है टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। ये कॉमन लॉ सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसका मतलब यही है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगी वो अपनी जो डिसीजन अथॉरिटेटिव कोर्ट ने दे दिए हैं उनके साथ स्टैंड रहेंगी, यानी कि उनके जो डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी हो चुकी है अथॉरिटेटिव कोर्ट्स के थ्रू उन्हीं को ही फॉलो करेगी, उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। ये कॉमन लॉ सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यानी कि उस पर्टिकुलर केस के अंदर ऑलरेडी प्रेसिडेंट मौजूद है तो वो उसी प्रेसिडेंट्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा केस आ जाता है जिसके अंदर कोई वो फैक्ट्स हमें नहीं मिल पाते किसी भी प्रेसिडेंट्स के अंदर, तो अब यहाँ पर जो कोर्ट्स हैं, जो जजेस हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं। वो उन फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तरफ से कोई भी लॉ मेकिंग कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को उनके कस्टम्स वगैरह को फॉलो करते हुए अपनी लॉ मेकिंग कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल का बेसिक मकसद सोसाइटी में फेयरनेस को कायम रखना है और लोगों के दरमियान इक्वालिटी को प्रमोट करना है। कॉमन लॉ सिस्टम में हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लॉ को क्लियरली देख सकते हैं। ये बिल्कुल सिविल लॉ सिस्टम के अपोजिट है। सिविल लॉ सिस्टम बेसिकली स्टैट्यूट्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर एक बार लॉ मेकिंग कर देती है उन्हीं को ही फॉलो किया जाता है डिसीजंस मेकिंग के अंदर। जबकि कॉमन लॉ सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो जज है वो अथॉरिटेटिव है, वो हालात को, सोसाइटी को और जो भी न्यू जनरेशन के अंदर तब्दीलियां आती जा रही हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकता है। अब कॉमन लॉ सिस्टम के ऑपरेशंस और इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए जो हमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमें इंग्रेडिएंट दिख रहा है वो है प्रेसिडेंट्स और स्टेयर डिसाइडेड प्रिंसिपल। प्रेसिडेंट हमने जैसा कि अभी डिस्कस किया, प्रेसिडेंट हम उनको कहते हैं जो जज अपना पर्टिकुलर फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो रूलिंग पेश करता है उस डॉक्यूमेंटेड पार्ट को, उस डॉक्यूमेंट को जिसके अंदर फैक्ट्स और रूलिंग और रूल्स वगैरह मौजूद होते हैं उसको हम प्रेसिडेंट्स कहते हैं। और ये जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर लीगल बाइंडिंग होते हैं। इस प्रिंसिपल को हम स्टेयर डिसाइडेड कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कॉमन लॉ सिस्टम का। यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर करूँ, अब कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर जो स्टेयर डिसाइडेड जो प्रिंसिपल है वो उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो उसी टेरिटरी के अंदर ही आती है। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है तो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ही डिसीजन उसकी प्रेसिडेंट्स को ही फॉलो करेगा, ना कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट्स दी हैं उनको फॉलो करेगा। इसका सेकंड इंग्रेडिएंट जो हमें मिलता है वो है केस लॉस, यानी कि हमें यहाँ पर जो लॉस मिल रहे हैं वो डिसीजन मेकिंग यानी जजेस की डिसीजन मेकिंग के थ्रू मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो लेजिस्लेटर है वो जज है और जो उसकी लॉ मेकिंग है वो थ्रू द प्रोसीजर ऑफ डिसीजंस हो रही है। इवन यहाँ पर जो जजेस हैं उनको फुल अथॉरिटी दी गई है कि जो स्टेट के लॉज हैं यानी जो स्टैट्यूट्स हैं उनको भी जैसे चाहे वैसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, इनको जिस तरह से चाहे इंटरप्रेट करवा कर केस लॉज को फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें कॉमन लॉ सिस्टम में देखने को मिलता है वो है एडवर्सरियल सिस्टम। अब ये एडवर्सरियल सिस्टम होता क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो पार्टीज़ कोर्ट के सामने पेश होती हैं और अपना मसला बयान करती हैं। दोनों पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये अपने केस से रिलेटेड एविडेंसेस और विटनेसेस वगैरह प्रोवाइड करें और अपनी पोजीशन को सपोर्ट करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स भी तैयार करें। तो इस पूरे सिस्टम को हम बेसिकली एडवर्सरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें आखिर में फ़ैसला जो है वो जरी के पास चला जाता है। जरी अपनी मर्ज़ी से जो उनको ठीक लगता है फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए वो उस पार्टी के फेवर में अपना फ़ैसला सुना देती हैं। अब नेक्स्ट जो कॉमन लॉ सिस्टम का इंग्रेडिएंट है वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और जुडिशल डिस्क्रेशन। अब ये जुडिशल डिस्क्रेशन क्या होती है? बेसिकली जुडिशल डिस्क्रेशन हम जज के मतलब पर्सनल एक्सपीरियंसेस, उसकी नॉलेज और उसके बेसिकली उसके शऊर को कहते हैं, ठीक है, उसकी अक्ल को जुडिशल डिस्क्रेशन कहा जाता है। तो कॉमन लॉ सिस्टम के अंदर हम देख सकते हैं कि जो जज है उसको
पूरा फ्रीडम हासिल है कि वो अपनी जुडिशल डिस्क्रिशन का यूज़ कर सकता है और जुडिशल डिस्क्रिशन की ही बेसिस पर लॉ मेकिंग करेगा, यानी अपने डिसीजन पास करेगा। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है कॉमन लॉ सिस्टम का वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड जुडिशल डिस्क्रेशन। अब बेसिकली जुडिशल डिस्क्रेशन होता क्या है, जो जज के अपने पर्सनल व्यूज़, पर्सनल नॉलेज, उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसने हासिल की होती है, यानी उसका जो शऊर है उसको हम डिस्क्रेशन कहते हैं। तो एक जज के शऊर, ठीक है, उसके शऊर को हम जुडिशल डिस्क्रेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम कॉमन लॉ सिस्टम में देख सकते हैं कि जो लॉ मेकिंग हो रही है वो जुडिशल डिस्क्रेशन की बेसिस पर हो रही है, यानी कि जो जज है वो अपनी पर्सनल डिस्क्रेशन के थ्रू, जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके जो नॉलेज है, उसके थ्रू अपनी लॉ मेकिंग कर रहा होता है, अपना जजमेंट पास कर रहा होता है। इसी वजह से कॉमन लॉ सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी हासिल है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है रोल ऑफ जजेस। बेसिकली जजेस ही मेन पिलर हैं कॉमन लॉ सिस्टम का। ये जजेस ही हैं जो इस सिस्टम के अंदर लॉ मेकिंग कर रहे हैं। तो पूरा कॉमन लॉ सिस्टम इन्हीं पर बेस करता है और इनको हम बहुत अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कॉमन लॉ सिस्टम में पाया जाता है वो है इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट। अब ये इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट होती क्या है, तो सबसे पहले इस वर्ड इंक्रीमेंटल को समझेंगे। इंक्रीमेंटल का मतलब ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ग्रेजुअली चेंजेस आते जाएं टूवर्ड्स दी सक्सेस, ठीक है। अब इन चेंजेस जो होती हैं ये बेसिकली सक्सेसिव अटैम्प्ट्स के ऊपर बेस्ड करती हैं। तो इसी प्रोसेस को जो सक्सेसिव अटैम्प्ट्स के थ्रू मतलब हमें वेल डिफाइंड बॉडी की तरफ पहुंचा दें, उसको हम इंक्रीमेंटल कहते हैं। तो कॉमन लॉ सिस्टम में भी हम देख सकते हैं कि ये सिविल लॉ सिस्टम के बिल्कुल अपोजिट है। अब सिविल लॉ सिस्टम में एक ही वक्त में बैठकर सारे स्टैट्यूट्स बना दिए जाते थे, लेकिन अब उसमें यही मसला होता था कि वो उस वक्त के एक्सपीरियंसेस, उस वक्त के हालात के मुताबिक होते थे। लेकिन कॉमन लॉ सिस्टम ये अपने आप को, इसके अंदर लॉज जो है वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट अपने अंदर लाते रहते हैं वक्त के साथ साथ। और ये सिस्टम ये भी अलाउ करता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट ओल्ड हो चुकी है और वो उस पुराने ज़माने से रिलेटेड उनके कस्टम्स को मतलब कवर कर रही है और इस ज़माने के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती, तो उस वक्त जज जो है वो अपनी जुडिशियल डिस्क्रेशन के थ्रू उस प्रेसिडेंट को डेवलप भी कर सकता है, यानी इंक्रीमेंट भी कर सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें कॉमन लॉ सिस्टम में देखने को मिलती है वो है प्रेसिडेंशियल हायरार्की। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कॉमन लॉ सिस्टम में वो है प्रेसिडेंशियल हायरार्की। अब इसको हम वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में हमने रखने हैं। इस हायरार्की में होता क्या है कि जो अथॉरिटेटिव कोर्ट के थ्रू प्रेसिडेंट्स बनाए जाते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फॉलो करेंगे। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास कोई ऐसा मैटर आता है जिसके अंदर कोई प्रेसिडेंट मौजूद ही नहीं है, तो अब उनको इजाज़त है कि वो उस मैटर के ऊपर अपनी प्रेसिडेंट यानी अपने डिसीजन बना सकती हैं। उनके डिसीजंस भी प्रेसिडेंट्स बन जाएंगे, लेकिन उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी उनके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे उन्हीं के ऊपर वो लीगल फोर्स रखते होंगे। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हाई कोर्ट में कोई ऐसा केस आ जाता है जो और उस केस के जो फैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी किसी प्रेसिडेंट के अंदर नहीं एग्जिस्ट करते, तो अब वहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसको अथॉरिटी हासिल है कि वो उनके ऊपर लॉ मेकिंग कर सकती है और अपने ओन डिसीजंस दे सकती है। तो वो जो डिसीजंस होंगे वो प्रेसिडेंट्स बन जाएंगे, लेकिन किन किन प्रेसिडेंट्स बनेंगे, जो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट होंगे, यानी कि लोअर कोर्ट्स, ठीक है। अब लाजिम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लाजिम नहीं है कि वो हाई कोर्ट की उस रूलिंग को फॉलो करे, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटेटिव कोर्ट है, उसको लाजिम नहीं है कि वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको फॉलो करे। ये हायरार्की है, इसी के थ्रू प्रेसिडेंट्स को फॉलो किया जाता है। और ये जो प्रेसिडेंशियल हायरार्की है ये
उसी पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की बात हो रही है तो वहाँ के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं वो उसके अंदर ही रिवॉल्व करेंगे, ना कि उसकी जो प्रेसिडेंट्स हैं वो लीगल बाइंडिंग फोर्स रखेंगे पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, पाकिस्तान का अपने अलग प्रेसिडेंट्स होंगे, वो उनको फॉलो करेगा। हाँ, लेकिन अगर चाहे जज अपनी उनको उन प्रेसिडेंट्स को यूज़ करना तो वो कर सकता है, लेकिन लाजिम नहीं है कि वो उनको एनी हाउ उनको फॉलो करेगा। तो ये थे इंग्रेडिएंट्स कॉमन लॉ सिस्टम के। इन्हीं तमाम इंग्रेडिएंट्स ने मिलकर कॉमन लॉ सिस्टम को ये यूनिक नेचर का बनाया है, और इसी नेचर की वजह से कॉमन लॉ सिस्टम दूसरे लीगल सिस्टम से अपने आप को डिफरेंशिएट करता है। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर अभी भी कोई आपके माइंड में क्यूरीज हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली आंसर यू देयर।